जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप में से कई बच्चों ने कमेंट किया, हमने एक पोल भी इससे रिलेटेड पूछा था कि आपको किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा वीडियो चाहिए। तो वहाँ पर कई बच्चों ने कहा कि सर हमें फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, बायो का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। और उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा सर हमें हिंदी में भी बता दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सभी बताते हैं, हिंदी का कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपको हिंदी का पूरा सिलेबस जो है उसको रिवाइज कराने वाला हूँ, ताकि आपको सिलेबस में आइडिया लग जाए हमसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, क्या तैयार नहीं करना है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना हिंदी का, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। मैं कहता हूँ इस वीडियो में 100 का टारगेट नहीं लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि टारगेट में लेकर चलूंगा हम सभी के साथ, क्योंकि मेरे टारगेट रखने से आप कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को उस टारगेट के बेस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम सभी और आप सभी मिलकर हिंदी में स्कोर कर पाएं। कितना स्कोर कर पाएं? 80 प्लस कर दें। अगर हम सब मिलकर हिंदी में 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है, अभी भी हम लोग प्रिपरेशन करके। ठीक है, तो 80 प्लस स्कोर भी कोई खराब स्कोर नहीं होता। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनसे पूछे, जिनके हिंदी में 33 नंबर भी नहीं आते हैं उनसे पूछो उनकी दशा क्या होती है। वो बच्चे सोचते सर हम कैसे पास हो जाएं। आप लोगों को मैं टारगेट दिला रहा हूं कि 80 प्लस आपको रखना है। अभी भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, बट आपको वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब आपको 110% डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के पेपर की, पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो बच्चों, हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 2 खंड होते हैं। एक आपका खंड का होता है और दूसरा आपको खंड खा देखने को मिलता है। ठीक है, देखो बच्चों, खंड का होगा जब आप पेपर देने जाएंगे, हिंदी का पेपर देंगे, तो वहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया जाएगा और प्रश्न नंबर 2 दिया जाएगा। समझ लेना प्रश्न नंबर 1 क्या है, प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है गद्य खंड। प्रश्न संख्या 2 है जिसमें लिखा है पद्य खंड। इन गद्य खंड से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है, यानी कि 5 नंबर के रहते हैं, 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी कि 5 मार्क्स यहाँ पर भी होते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 10 मार्क्स बन जाते हैं। यहाँ पर 10 मार्क्स बनने के लिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि बहुविकल्पी टाइप के। जहां पर एक क्वेश्चन दिया रहता है उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं। अब आप कमेंट कर रहे होंगे कि सर हम इन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ें, तो मैं बताने वाला हूं। इन दोनों सब्जेक्ट, इन दोनों टॉपिक की तैयारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं इन दोनों से लगभग 50 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वहीं से आपके 10 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। तो आपकी मैं 10 नंबर जो है 50-50-100 होते हैं, 100 ऐसे क्वेश्चन आपको बता दूंगा जिससे आपके दोनों पोर्शन इजीली से कवर अप हो जाएंगे। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, आप भी तैयारी करते रहिए। मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वहां से आपके 10 नंबर इजीली से क्लियर हो जाएंगे। पेपर में किस तरीके से आते हैं देख लो। ये आपका पेपर रहता है, इसमें खंड का होता है। देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और एक क्वेश्चन सारे हैं गद्य खंड से। वहीं पर दूसरा जब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया जो पद्य खंड से रहेगा, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर से रहता है। तो मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन बता दूंगा जिससे ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर बात आती है सर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है गद्यांश। ये चीज ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, आपको कोई इस तरीके से नहीं बताता है। देखो आपका जो गद्यांश रहता है, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, यानी कि जो गद्यांश है इनसे हमारा पेपर में आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। अब आपके गद्यांश को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है। हम किस किस चैप्टर के गद्यांश को तैयार करें, क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आपको डाउट रहता। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बता देने वाला हूं, अगर आप इन चैप्टर को पढ़ लेते ना, तो मैं कहता हूं गद्यांश में आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो गद्यांश में आपको मैं सिर्फ 3 चैप्टर बता रहा हूं, 3 चैप्टर को तैयार कर लेना। कैसे तैयार कर लेना, ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं। देखो एक चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा चैप्टर है? राष्ट्र का स्वरूप। इस राष्ट्र के स्वरूप नामक जो चैप्टर है, जिसे लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। जो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं,
इनके द्वारा एक चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर में क्या ट्रिक अप्लाई होती है, कैसे आपको करना है, अशोक के फूल में क्या ट्रिक अप्लाई होती है, हम और हमारा आदर्श में क्या ट्रिक अप्लाई होती है, उस पर वीडियो आपको लोगों को मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा। ये चीज़ आप याद रख लेना। आज मॉर्निंग तक आपको इजीली से वीडियो मिल जाएगा या 1 से 2 घंटे में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डलवा दूंगा, याद रख लेना इस चीज़ को। या फिर आप चेकआउट कर लें, अब लिंक आ गया होगा, आप जाके देख लें। लिंक आ गया, शायद वीडियो पहले ही पड़ चुका है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा था, पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना कि जो भी गद्यांश है उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और दूसरा आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है अशोक के फूल। ये अशोक के फूल नामक गद्यांश किसने लिखा है? ये लिखा गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी मैं सारी चीजें बताने वाला हूं क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श जो है इसको लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये जो गद्यांश है इसे लिखा गया है। तो अगर बच्चों आप ये तीन गद्यांश तैयार कर लेते हो, जिनकी ट्रिक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उसका लिंक डलवा दूंगा, अगर आप 3 गद्यांश तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ वो ट्रिक आप अप्लाई कर देना, आपके गद्यांश के 10 नंबर जो है इजीली से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको गद्यांश में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ 3 चैप्टर तैयार करना है, उसका भी वीडियो भी मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ के एकदम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगला बच्चों है आपका है पद्यांश। जिस तरीके से गद्यांश आता है उसी तरीके से आपका एक पद्यांश भी आता है, ठीक है। पद्यांश में क्या रहता है, इसमें भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी कि 10 मार्क्स का पद्यांश भी आपके बोर्ड के पेपर में आता है। ये चीज़ आपको याद रख लेना। इसमें मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूँ, जैसे आपका एक होगा पवन दूतिका, एक आपका हो गया गीत प्लस हिरोशिमा, इन दोनों को तैयार करेंगे। एक हो गया अभिनव मनुष्य। ये तीनों आपको पद्यांश तैयार कर लेना है। कोई पद्यांश का फुल सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड के पेपर में इन्हीं पद्यांश से जो आपका पद्यांश पूछा जाएगा वो आपको इजीली से मिल जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा, जिसमें जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा लेखक का। जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा किसका? लेखक का। इसमें आपको 3 लेखक मैं बता दे रहा हूँ, इनको सिर्फ आप तैयार कर लेना, इन्हीं से आपको जीवन परिचय 110% मिल जाएगा। एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? आई होप आप सभी को याद होगा। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जो जन्म हुआ था ये अगस्त में हुआ था। कब हुआ था? 19 अगस्त को हुआ था और सन 1907 में, हाँ सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, 19 अगस्त 1907 में हुआ था। वहीं पर अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु जो है 19 तारीख को ही हुई थी, बट महीना अगस्त नहीं था, वो महीना था मई का, और सन शायद 1989 ईस्वी में हुई थी, 79 ईस्वी में, हाँ सन 1979 ईस्वी में हुई थी। तो ये जन्म और मृत्यु हो गई, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है किसी भी जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय में, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले यही चीज़ देखता है। वहीं पर अगर बच्चों हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात करते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त। इनका भी जन्म जो है अगस्त में हुआ था, सन 1907 ईस्वी में ही हुआ था। देखो आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म सन है वो एक है, महीना भी एक है, बट डेट कुछ चेंज है। इनका 7 अगस्त को हुआ था, इनका 19 अगस्त को हुआ था, ठीक है। बट इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 27 जुलाई को हुई थी, 27 जुलाई को सन 1967 को हुई थी। ये लगभग 16 ईयर जीवित रहे, याद रख लेना। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है 7 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 1967 को हो गई थी। वहीं पर बच्चों अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की, जब हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है शायद 1919 ईस्वी में हुआ था, हाँ 1919 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की मृत्यु हाँ अभी हुई है, कुछ ही समय हुआ, सन 2005 में। 1919 में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म हुआ था,
सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बात हुई गद्यांश के जो जीवन परिचय आते हैं लेखक के, उनकी। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत ही आपको पद्यांश में मिलता है, जिसमें आपको जो पद्य खंड होता है जिसमें आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। इसमें आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा कवि का, और कवि के जीवन परिचय में भी मैं आपको सिर्फ 3 जीवन परिचय बता दे रहा हूँ, 3 से 4 बताऊंगा, इन्हों को आप तैयार कर लेना। एक जयशंकर प्रसाद हो गया, एक मैथिली शरण गुप्त हो गए, आज्ञे या फिर महादेवी वर्मा, इनमें से किसी एक को आप जरूर रट के रखेंगे, तैयार करके रखेंगे। ठीक है, तो इनमें से 3 जो हैं आपको कोई तैयार कर लेना, या तो आज्ञे का तैयार कर लेना या महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना। मैं तो कहूँगा आप महादेवी वर्मा का तैयार कर लें। और अगर इनकी जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में हुई थी, इनका जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था, बट इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। हम आपको जो बता रहा हूँ, जो भी मैंने जीवन परिचय आपको पीछे बताए हैं, उनमें से ज़्यादातर जो लेखक हैं उनका जीवन पर जन्म जो एक ही साल है 1907। ये पता नहीं, मैंने पहले नहीं नोटिस किया, अब नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फिर बच्चों मैं आपको बात करता हूँ कहानी को लेकर। आपकी जो कहानी आती है बोर्ड के पेपर में, एक कहानी आती है, इस कहानी में लगभग आपको 18 वर्ड लिखने होते हैं, लगभग 80 शब्द लिखने होते हैं, 80 शब्द लिखने होते हैं। ये जो कहानी आपके बोर्ड के पेपर में आती है आपकी 5 मार्क्स की आती है, याद रख लेना। एक कहानी आपके बोर्ड के पेपर में आती है 5 मार्क्स की। मैं आपको 2 कहानी बता दे रहा हूँ, एक कहानी पंचलाइट है, दूसरी कहानी आपको ध्रुव यात्रा है। ये 2 कहानी आपको तैयार कर लेना, चाहे आप एक तैयार करो, उसमें आपको अगर एक तैयार कर रहे हैं तो आप पंचलाइट पर फोकस करेंगे ज़्यादा, एक तैयार कर रहे हैं अगर आप दोनों तैयार करें तो दोनों। सबसे पहले आप पंचलाइट को तैयार करेंगे, अगर टाइम बचता है तो आप ध्रुव यात्रा भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर बच्चों इन कहानी का आपको चाहिए PDF, क्या चाहिए PDF, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और कमेंट कर देना सर हमें कहानी का PDF चाहिए। वहाँ पर मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप हमें DM करके फॉलो कर देना, फॉलो करके DM कर देना, मैं उसको आपको PDF दे दूंगा। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें DM कर देना सर हमें पंचलाइट कहानी का नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली से पढ़ जाए। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। ये इसमें रहता है खंड काव्य। अब बच्चों जो खंड काव्य आता है इसमें भी लगभग आपको 18 वर्ड लिखने होते हैं, जिसके बारे में भी पूछा जाए 80 शब्द लिखना रहता है, और इसके लिए भी आपको बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स अलॉट होते हैं, 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये जो अपना जो खंड काव्य होता है वो हर एक जिले का अलग अलग होता है। मैं किस जिले का बता दूं, तो प्लीज बच्चों जिसको पता है वो अपने जिले का तैयार कर लेगा। अगर उसको अपने जिले का तैयार करने में प्रॉब्लम हो रही है वो हमें कमेंट कर देना, हम उसके नोट्स उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है, आपको कौन सा खंड काव्य जो है तैयार करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर पेपर का खंड। फिर हमारा स्टार्ट होता है खाखंड, जहां से स्टार्ट होती है संस्कृति। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन का खंड का पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांशों की संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखो। इसमें आपको इसका संदर्भ लिखना होता है, बताना होता है जो भी गद्यांश संस्कृत का कुछ जो गद्यांश दिया गया, पैराग्राफ दिया गया, एक किस पार्ट से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, याद रख लेना। और ये जो क्वेश्चन आता है ये बच्चों आता है 7 मार्क्स का, याद रख लेना। इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें होता क्या है, ये होता है 2 + 5 के रूप में और इक्वल टू होता है 7 मार्क्स। ठीक है, 2 + 5, 2 नंबर का क्या होता है, 2 नंबर का इसका होता है संदर्भ लिखने के और 5 मार्क्स होते हैं इसकी हिंदी व्याख्या लिखने के। तो मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूं, संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। आपको तीनों चैप्टर की हिंदी समरी एक बार कहीं पर जाकर पढ़ लेनी है। बस अगर आपको हिंदी समरी याद हो गई एक बार में, आप इजली से इनको चैप्टर्स को कर जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे गद्य और पद्य आपको स्टार्टिंग में मिले थे वही उसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत में भी एक पद्यांश देखने को मिलता है, जिसका आपको संदर्भ लिखना होता है। यहाँ पर 2 + 5 का ही रूल चलता है, इक्वल टू 7 मार्क्स।
यहाँ पर 2 नंबर का संदर्भ, 5 मार्क्स का हिंदी अनुवाद। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सुभाषी रत्नानी, और 100% यहीं से आपका पद्यांश से एक देखने को मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक चैप्टर तैयार करना है और आपके 7 मार्क्स तैयार हो रहे हैं। बताओ, आपको एक पेज पढ़ने के, एक पेज याद रखने के 7 मार्क्स मिल रहे हैं। बताओ, इससे सरल क्या हो सकता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली से कर लेंगे। फिर बच्चों बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है जहां पर मुहावरे दिए रहते हैं, उनमें से कहता है किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। वहां पर आपको कई मुहावरे दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, टॉपिक मैं आपको तैयार कराऊंगा, एक तरीके से हिंदी ग्रामर कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। इसमें मैं आपको ऐसे 10 या फिर 20 आपको ऐसे मुहावरे बता दिए जाएंगे जो अगर आप तैयार कर लेते हो, मैं तैयार करवाऊंगा, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सारे टॉपिक मैं पढ़वाऊंगा जो भी व्याकरण को लेकर हैं, जो भी एकदम ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ाने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट देना का जरूरी है, ये सारे टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, चैनल पर पढ़ाए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो है मुहावरों को लेकर जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, ये आपके बोर्ड के पेपर में 1 + 1 = 2 के रूप में होता है। 1 नंबर का अर्थ लिखना होता है, 1 नंबर का वाक्य प्रयोग होता है। तो ये 2 नंबर के आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो अभी पिछली वर्ष ही ऐड हुआ है आपके बोर्ड के पेपर में। इससे पहले जो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ था उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। इसमें एक गद्यांश आता है जो कि होता है न्यू। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस गद्यांश को देखकर ही करना रहता है, इजी होता है, आप हर एक बच्चा उसे कर लेता है। ठीक है, फिर बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड के पेपर का। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर आता है 11। देखो होता क्या है, इसमें का खंड होता है, खा खंड होता है, गा खंड होता है और घा खंड होता है। का खंड कहता है शब्द युग्मकों का सही अर्थ चुनकर लिखना रहता है। एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना रहता है, जैसे कांटा दिया है, कांटे के 2 अर्थ बताओ। तराज और आपका आंख के कोई 2 अर्थ बताओ। ऐसे ही निम्नलिखित वाक्यांशों में से शब्द का किसी एक शब्द का चयन करो। मतलब जो बहुत पढ़ने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ाकू कहते हैं। जो हर एक चीज जानता है उसे सर्वज्ञानी कहते हैं। ऐसे कई बार एक बहुत सा बड़ा वाक्य, उसके लिए कोई आप एक सही शब्द प्रयोग करें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 वाक्यों को शुद्ध करना। अब वाक्य हमारे शुद्ध करना भी आता है। बोर्ड के पेपर में आपको कोई एक वाक्य सेंटेंस दिया रहेगा जो इधर से उधर लिखा होगा, आपको उसे शुद्ध करना रहता है। जब आप इस वाक्य को शुद्ध करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो अगर 2 + 2 + 2 = हम करें तो 8 मार्क्स का ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 रहता है वो रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर बच्चों बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं आपके रस, आपके छंद और आपके आते हैं रस, अलंकार और छंद। ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ 3 रस पढ़ने का रिकमेंड कर रहा हूँ। 3 रस पढ़ लेना, आपके बोर्ड के पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। एक आपको श्रृंगार रस पढ़ लेना है, एक आपको कर्म रस पढ़ लेना है, एक वीर रस पढ़ लेना है। इनके लक्षण सहित आपको उदाहरण, इनकी परिभाषा भी पढ़ लेनी है और इनका उदाहरण भी याद रख लेना है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण, 3 अलंकार, एमक अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। 3 अलंकार तैयार कीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। छंद में मैं बात करूं, आपको दोहा तैयार कर लेना, सोठा तैयार कर लेना, रोला तैयार कर लेना। अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं यहाँ पर जो आपका रस, छंद, अलंकार को लेकर होता है, जो 6 मार्क के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी 2 नंबर का होता है, ये भी 2 नंबर का रहता है और ये भी 2 नंबर का रहता है। इनमें से कोई एक करना रहता है, 3 दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों तैयार कर लेना, कोई एक 100% आपको बोर्ड के पेपर में फंस ही जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 की। और जो क्वेश्चन नंबर 13 आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें होता है आपका पत्र लेखन। क्या होता है? पत्र लेखन, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का आता है। देखो इसमें पत्र लिखना रहता है। मैं आपको 2 पत्र बता देता हूं। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। आपके गांव में या शहर में बिजली की समस्या है, उससे रिलेटेड आप उसका जो उचित अधिकारी है उसे आप पत्र लिखना सीख लेंगे, कैसे लिखा जाता है। अगर बोर्ड के पेपर में आता लिख लेंगे। दूसरा है अपने जो भी विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। आप किसी विद्यालय में नियुक्ति चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उस विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। कैसा लिखा जाता है, सारी चीज़ें उसमें आप एजुकेशन डालिए। इस पर मैंने आपको पत्र लिखना बता दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ट्रिक के साथ बताया गया, वो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है,
फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपका रहता है निबंध लेखन। मैं आपको कुछ निबंध बता रहा हूं, आप तैयार कर लेना, अन्यथा मैं निबंध लिखने का तरीका बता दूंगा। आप पर कोई भी टॉपिक पर निबंध पूछा जाता है तो आप इजीली से तैयार कर लेंगे, ठीक है। महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, इस पर एक अच्छा सा निबंध आप तैयार कर लेंगे, ठीक। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र है इसका भविष्य क्या है। एक आपको चंद्रयान 3, साहित्य और समाज का अंतर संबंध, आपको 4 है और एक आपको इसी में ऐड कर लेना पर्यावरण। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट निबंध थे जो कि मैंने आपको बता दिए। यही 14 क्वेश्चन जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा चाहते हैं और आपका सपना है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएं, तो आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है, जो भी मैंने कहा है कि मैं खुद तैयार कर पाऊंगा, इसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और जो मैंने आपसे कहा है कि आप लोग तैयार कर लेना, वो आपको तैयार करना रहेगा। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते तो मैं कहता हूं बोर्ड एग्जाम में आप 80+ स्कोर इजीली से कर पाओगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, एग्जामिनर भी नहीं काट पाएगा अगर आप अच्छे से करते हो। तो अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई फोटो है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका आप फोटो भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको बता दें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।